पहली बड़ी खबर 24 घंटे में रूसी अटैक से दहला यूक्रेन के 9 इलाकों को लेकर यह पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें 24 घंटे में रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन के 9 इलाकों को दहला दिया गया है। सुमी, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, कुपियांस्क में भीषण हमले हुए हैं। तो लगातार जारी इस वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों की एक एक डिटेल आपको बताएंगे, जहां खेरसो के रिहायशी इलाकों पर रूस ने किस तरीके से बड़ा हमला बोला है। अगली बड़ी खबर जहां 24 घंटे में 170 एयर स्ट्राइक किए, गोले दागे गए हैं। तीसरी बड़ी खबर 24 घंटे में ज़ेपोरिज़िया पर रूस के 66 हमले, 24 घंटे में सुमी पर रूस की 118 बार गोलीबारी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। हालांकि रूसी अटैक से जिस तरीके से लुहांस्क दहल उठा है। चौथी बड़ी खबर डोनेट्स्क, माइकोलेव, चर्निहाइव में भी 3 रूसी मिसाइल और शेल्स दागे गए हैं। एक और बड़ी खबर जहां एलन मस्क की कंपनी एक्सकॉप में ट्विटर में विलय को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें 20 अप्रैल से हट जाएगा ट्विटर का ब्लू टिक। और साथ ही नीदरलैंड में मैक्रो को किस तरीके से करना पड़ रहा है विरोध का सामना। बड़ी खबर नीदरलैंड में लोगों ने पूछा फ्रांस में कहां है लोकतंत्र। अगली बड़ी खबर जहां फ्रांस में मैक्रो का पेंशन कानून का जो विरोध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों का अब जिस तरीके से सड़क पर आगजनी का ये सिलसिला जारी है, पिछले कई दिनों से जगह जगह आगजनी की जा रही है और एक बार फिर से ये प्रोटेस्ट और उग्र हो गया है। और इंडियाना रिसाइकलिंग प्लांट में आग लगने से जहरीला धुआं फैल चुका है। बड़ी खबर 2000 लोगों को खाली करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। इंडियाना रिसाइकलिंग प्लांट में लगी इस आग के बाद ये भीषण तस्वीरें सामने आई, जहां दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आया और कोशिश ये की गई कि जल्द ही पूरे इलाके को इवैक्यूएट कराया जा सके। और ये सभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक साथ अब आपके सामने होंगी, क्योंकि वॉर जोन से आ रही एक एक तस्वीर पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 24 घंटे में जिस तरीके से रूसी अटैक से यूक्रेन को दहला दिया गया है, 9 इलाके टारगेट पर थे, 170 एयर स्ट्राइक की गई है, गोले दागे गए हैं। सुमी पर 118 बार गोलीबारी को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा रूसी अटैक से लुहांस्क और डोनेट्स्क और माइकोलेव पर भी बड़ा वार हुआ है। और साथ ही एलन मस्क के इस ट्विटर को लेकर बड़ी खबर, जहां 20 अप्रैल से ट्विटर का ये ब्लू टिक अब हट जाएगा। और इस बीच बड़ी खबरें आई हैं किस तरीके से नीदरलैंड में मैक्रो को भी विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि फ्रांस में लगातार जारी प्रदर्शन के बाद यह साफ हो चुका है कि बड़ा विरोध होता जा रहा है। और 2000 लोगों को जिस तरीके से अब यह खाली करना पड़ा है इंडियाना रिसाइकलिंग प्लांट का इलाका, क्योंकि यहां पर हुए धमाके के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण फायरिंग की ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया गया है। और बॉर्डर गार्ड्स ने भी ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए हैं। रूस की बदलती रणनीति का यहां पर हमारे साथ विनोद सर जिक्र कर रहे थे। रूस रिटेलिएट करेगा, और क्या ये बाखमुट में भी देखा जा चुका है, क्योंकि बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से आमने सामने की जंग हो रही है, 30 से 50 मीटर की दूरी पर अब दोनों मुल्क के सैनिक आ चुके हैं और एक दूसरे पर रॉकेट से एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। बाखमुट के कई इलाके इसी तरीके से जंग में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हालांकि बाखमुट में यूक्रेनी सैनिक और वैगनर के बीच की जंग को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां वैगनर ग्रुप ने अब मेटलुरू स्टेडियम पर भी कब्जा कर लिया है और स्टेडियम के चारों तरफ वैगनर ग्रुप के लड़ाके नजर आ रहे हैं। और ये 3 बड़ी खबरें बाखमुट को लेकर आपके सामने हैं। हालांकि बाखमुट पर रूसी वैगनर ग्रुप के जिस तरीके से बड़े दावे हो रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी शंकर प्रसाद सर आपसे, क्योंकि यहां पर बाखमुट की इस जंग को लेकर यह साफ हो चुका है कि पूरी तरीके से यह इलाका कब्जे में आ चुका है वैगनर के। बाखमुट पर रूसी वैगनर ग्रुप की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं कि बाखमुट के 80% इलाके पर वैगनर कब्जा कर चुके हैं। और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन ने वैगनर के दावों को हालांकि खारिज कर दिया है।
अब बाखमुट पर किसका कब्जा है ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन रूस के सहयोगी वागनर ग्रुप का ये बड़ा दावा, जहां 80% बाखमुट पर कब्जे की बात कही जा रही है। और वागनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से यह दावा किया गया कि बाखमुट के पास लेफ्ट और राइट फ्लैंक्स रूसी एयरफोर्स को सौंपा गया है। यूक्रेन के सैन्य प्रवक्ता सेरेई चेरवती ने भी प्रिगोजिन के दावे को हालांकि गलत बताया है, क्योंकि बाखमुट के इलाकों पर वागनर से ज्यादा यूक्रेनी फौज का नियंत्रण और यह दावा यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। हालांकि अंत तक बाखमुट की रक्षा रूसी हमलों से वो करते रहेंगे, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है। लेकिन हकीकत यह है कि 8 महीने से जारी है ये 70,000 आबादी वाले बाखमुट पर कब्जे की जंग। शंकर प्रसाद सर इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर सर, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि बाखमुट को लेकर कब्जे की इस लड़ाई में वागनर ग्रुप ने जो बड़ी भूमिका निभाई है, इस बड़े दावे के तहत क्या यह कहना सही होगा कि बाखमुट पर अब सिर्फ झंडा फहराना बाकी रह गया है, सिर्फ उसे गवर्न करने का ऐलान करना बाकी रह गया है? देखिए, काफ़ी हद तक बाखमुट पर कब्जा हो चुका है। जैसे आपने भी बताया, जैसे खबरें हमने भी सुनी है कि 80% का इलाका ऑलरेडी उनके कब्जे में है। वहाँ पे कंटिन्यूस फायर असॉल्ट चल रहे हैं। जिस तरह से आप वहाँ की तस्वीरें देखती हैं और दिखाती हैं कि किस तरह से वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे ये नज़र आ रहा है कि वहाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत माल की हानि हुई है। तो अगर आप उसको 80% कहें या 90% कहें, वो तो इतने मायने नहीं रखता। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि बाखमुट के ऊपर इतने दिन की लड़ाई के बाद काफ़ी हद तक रशियन फोर्सेस का कब्जा हो चुका है, वैगनर का कब्जा हो चुका है। अब झंडा कब लहराएंगे वो बात अलग है, वो दैट इज़ मोर पॉलिटिकल देन मिलिट्री। लेकिन मिलिटरीली इसका 2 चीज़ें क्लियर समझ में आनी चाहिए कि द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस तरह की डिस्ट्रक्शन बाखमुट में हुई है पिछले कुछ दिनों में, वह मैं समझता हूं कि उसको रीबिल्ड करने में बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। कब होगा, कैसे होगा, इसका हमें अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि इसमें अब यूक्रेन फोर्सेस को इसके बारे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। इसको किस तरह से निपटेंगे वो आगे समय में बताएगा। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कब्जा हो चुका है। जी हाँ, कब्जा काफी हद तक हो चुका है। अब इट्स अ पॉलिटिकल मैटर कि वेदर दे वांट टू पुट द फ्लैग अप और दे डोंट वांट टू पुट द फ्लैग अप। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस दावे को हर बार खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि यूक्रेनी फोर्स भी लगातार अब रूस के ड्रोन्स को टारगेट करती आ रही है। अगली बड़ी खबर है, जहां रूसी ड्रोन हमले में अब क्रैब होवित्जर भी तबाह हुआ है। और लेसन ड्रोन से होवित्जर को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें देखिए। आपको बता दें, यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं क्रैब होवित्जर, जहां देखिए कैसे सैनिक बाल बाल बचे, गोलीबारी होती रही, सैनिक के सिर के पास से यह बुलेट गुजरी। Я це засняв. आमने सामने की इस जंग की ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर ज़ेपोरिज़िया को लेकर है। ज़ेपोरिज़िया में रूस की विध्वंसक तैयारी को लेकर यह खबर है, जहां रूसी फौज ने डिफेंस के लिए 3 लेयर डिफेंस लाइन बनाई है और यूक्रेनी फौज को जवाबी कार्रवाई के लिए रूस तैयार है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि करीब 120 किलोमीटर में 3 लेवल के डिफेंस जोन को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि हर 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही फॉरवर्ड फाइटिंग पोजीशंस यहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि ज़ेपोरिज़िया में जिस तरीके से रूस की यह बड़ी तैयारी है, खबर यह भी है कि यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए यहां पर 73 किलोमीटर लंबी एक ट्रेंच खोद दी गई है। और ज़ेपोरिज़िया में रूस की ट्रेंच का ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया है, ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे अब खाई खोदते हुए रूसी सेना के ये जवान नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह हमले से बचने की ये रणनीति बताई जा रही है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। और ज़ेपोरिज़िया जिस तरीके से इतना सेंसिटिव है, वहां पर न सिर्फ अब सिक्योरिटी के लिहाज से अभी तक नजर होती थी, लेकिन ये ट्रेंच बनाते हुए एक बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। अचल सर, ज़ेपोरिज़िया तो बहुत इंपॉर्टेंट हर लिहाज से है, और यहां पर जिस तरीके से उस प्लांट में लेयर वाइज सिक्योरिटी थी, ये बड़ा दावा रशिया की तरफ से किया जा चुका था कि अगर यहां पर रशिया पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है तो इसका खामियाजा तो सबको भुगतना होगा। ऐसे में बाखमुट के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया पर यह कब्जे की जीत रूस के लिए क्या मायने रखती है? देखिए सुरभि,
बाखमुत में अगर रशिया का कब्जा होता है तो ये अपने आप में एक उसकी आप कह सकते हैं कि टेरिटोरियल गेन है, लेकिन ज़ापोरिज़िया का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ टेरिटोरियल नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस है वहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और जिसको लेकर जो नुकसान है वो पूरे यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हो सकता है अगर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में से किसी भी किस्म की रेडिएशन या लीकेज होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़ापोरिज़िया में पर से और ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट इसकी जो सुरक्षा हर तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी हद तक खुशी की बात है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस पे इन्वॉल्व है। समय समय पे रशियंस ने भी उन्हें एक्सेस दी है वहाँ जाने की, और पिछली जो रिपोर्ट्स मैंने IAEA की देखी हैं उस पर कोई बहुत अलार्मिस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, बट ये खतरा बना हुआ है। तो मैं ज़ापोरिज़िया का जब भी जिक्र आता है तो मैं टेरिटोरियल गेन्स की नज़र से नहीं देखता, मैं उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट की नज़र से देखता हूँ। बहरहाल हम बात कर रहे हैं रशिया की स्ट्रेटजी चेंज करने की। आपको बधाई है, आप डे बाय डे बिल्कुल रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं इस बैटल जोन की, लेकिन सवाल तो वही है ना, कब तक ये कहाँ जा रही है? एग्जैक्टली सर, अल्टीमेट इसका एंड कहाँ होगा? ट्रू। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको रिजॉल्व करने में, खासतौर से अमेरिकन तो बिल्कुल इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं इसको रिजॉल्व करने में। तो वो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है आज की। लेकिन इस बीच सर स्पेकुलेशंस उस आधार पर आगे करे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन से जंग के लिए अब पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी पर भी सबकी नजर रहती है, और उसी को लेकर अगली बड़ी खबर भी है जहां रूस ने अब फिर ICBM का सफल टेस्ट किया है। रूस ने ICBM से कजाकिस्तान में टारगेट को नष्ट किया है। रूस के ICBM टेस्ट से नेटो देशों में भी खलबली है। अब पुतिन की इस न्यूक्लियर तैयारी को लेकर जिस तरीके से स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं, इस बीच ये सफल टेस्ट किया गया है, और जंग के बीच अगर रूस के ICBM टेस्ट से नेटो देशों में खलबली है तो उसके मायने क्या रखते हैं। चर्चा करने से पहले जान लीजिए किस तरीके से रूस ने ICBM से कजाकिस्तान में टारगेट को नष्ट किया है, और प्रशिक्षण मैदान से ICBM के टेस्ट को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि रूस ने पिछले महीने ही अपनी यार्स ICBM और हजारों सैनिकों के साथ अभ्यास का दावा भी किया था, और यार्स जिस तरीके से 12,000 किलोमीटर की रेंज के साथ 6 वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है, रूस की इसी न्यूक्लियर तैयारी पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, यूक्रेन में बेहद घातक बॉम्ब के इस्तेमाल की भी रूस की तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर है। कम शक्तिशाली परमाणु बम जैसा हो सकता है इसका असर, और रूसी फौज के पास थर्मोबैरिक MLRS मौजूद है। अब थर्मोबैरिक को लेकर जिस तरीके से विनोद सर मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया था, नेटो देश में मची खलबली पर चर्चा करने से पहले धमाके से किस तरीके से पूरी तरीके से यहां पर ये तबाह थर्मोबैरिक बॉम्ब ने किया, वो ब्रिटेन के पूर्व आर्मी ऑफिसर और केमिकल वेपन एक्सपर्ट्स की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि दुश्मन के फेफड़ों को फाड़ने वाले इस हथियार, जिसे थोड़ी देर पहले साइलेंट किलर कहते हुए हमने चर्चा की थी, उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पुतिन ने अपने एयरबोर्न फोर्स को दुश्मन के फेफड़े फाड़ने वाला ये वेपन अब सौंप दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पुतिन का नया हथियार ये न्यूक्लियर वेपन से थोड़ा कम विनाशक जरूर है, लेकिन विनाश करता है। रूस के ये एयरबोर्न फोर्स को थर्मोबैरिक MLRS मिला हुआ है, और रूसी मीडिया के हवाले से यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। हालांकि रूसी एयरफोर्स को TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS मिली है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बात कही गई है। यूक्रेन के केमिकल वेपन एक्सपर्ट ने भी अर्जेंट वार्निंग जारी करते हुए यह जानकारी दी है। हालांकि जिस तरीके से रूस स्ट्रैटेजी बदल रहा है, रूस छोटे परमाणु वेपन की तरह विस्फोट करने वाले बॉम्ब का उपयोग कर रहा है, और ये चेतावनी ऐसी है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन के फेफड़ों को फाड़ने वाले इस हथियार के बारे में जैसे हम आपको बता रहे हैं, TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर रूस का ये सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर वेपन है। TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS 220 mm कैलिबर का ये रॉकेट इस्तेमाल करता है। TOS-1A रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में ही 30 राउंड रॉकेट दाग सकता है। अब TOS-1A की फायरिंग रेंज भी जानिए, 500 से 3500 मीटर जाता है, और रूसी भाषा में टॉस का मतलब है तेज आग की लपटें फेंकना।
टॉस 1A एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। रूस, अजरबैजान, आर्मीनिया, अल्जीरिया, सीरिया और इराक की सेना इसे इस्तेमाल भी करती है। टैक्सी में रूस की घातक युद्ध की तैयारी को लेकर भी खबर है। रूस की इस मिसाइल फ्रिगेट ने आर्टिलरी फायरिंग की है। एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरहेड ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने। रूसी युद्धाभ्यास में एडमिरल माकारोव फ्रिगेट शामिल हुई। ब्लैक सी की जहां तक बात हो रही है, बड़ा सवाल है कि यहां अब बिछ गई है जंग की बिसात, क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने जंग की तैयारियां जिस तरीके से तेज की है, बड़े संकेत मिल रहे हैं। फ्रिगेट एडमिरल माकारोव के साथ युद्धाभ्यास को लेकर यह बड़ी खबर आई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस को परखा गया है। हालांकि वॉर ड्रिल के मायने क्या है, चर्चा करने से पहले जान लीजिए। रूस को डर है कि ब्लैक सी से क्रिमिया पर हमला हो सकता है, और अमेरिकी दस्तावेज में खुलासे के बाद क्या रूस और ज्यादा अलर्ट हो गया है, क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर पहले भी यूक्रेन की तरफ से हमले हो चुके हैं। विनोद सर, जल्द इस पर मैं आपका रिस्पांस चाहूंगी। क्या यही मुख्य तौर पर वजह हो सकती है कि रूस अब इस तरीके के वेपन्स के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करने वाला? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आप रूस का इतिहास देखें या उसकी जो वॉर हिस्ट्री देखें या उसकी वॉर स्ट्रेटजी देखें, तो रशिया जो यूएसएसआर था और रशिया की जो हमेशा उन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है, अगर आप रॉकेट जो सिस्टम प्रणाली है उसका जिक्र करें, बीएम ग्रेड 21 है, बिकॉज इन एरिया वेपन्स को उसने हमेशा इस्तेमाल किया है। रही बात क्रिमिया की, जिस तरह से अब रशिया ब्लैक सी में अपना जो एरिया डोमिनेंस दिखा रहा है या जो उसकी जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है, वो ये है कि उसको ये शक है कि शायद यूक्रेन वेस्ट की मदद से क्रीमिया पे हमला कर सकता है। लेकिन रशिया उसको बिल्कुल होने नहीं देगा, और रशिया की वो सॉफ्ट वैली है, तो वो ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहेगा। और वो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि रशिया ये इंश्योर कर रहा है कि आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके से नेटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिल रही है, उस पर भी रशिया कैसे टारगेट कर रहा है, इसको लेकर अगली बड़ी खबर है। अब रूस ने नेटो के हथियारों का जखीरा तबाह कर दिया है। यूक्रेन को मिले नेटो के 45% आर्टिलरी नेस्तनाबूद किए जाने को लेकर यह बड़ी खबर देखिए। रूसी कामिकाज़ी ड्रोन से हथियार तबाह करने का यह दावा किया गया। हालांकि अमेरिका, पोलैंड, इंग्लैंड से मिले होवित्जर को कैसे निशाना बनाया गया, ये तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि यूक्रेन पर वार खत्म नेटो हथियार, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कितने हथियार खत्म हुए हैं, कैसे हमला हुआ है, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने। 45% होवित्जर कामिकाज़ी ड्रोन से हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई है। अब रूस की तरफ से दावा ये कि ज्यादातर हथियारों को तबाह कर दिया गया है, जिसमें M777 5 इसके साथ साथ 59 M109 जो कि अमेरिका की तरफ से मिले, 13 हाइमार्स को भी टारगेट किया गया, 14 SPG जो कि पोलैंड और फ्रांस की तरफ से मिले, और साथ ही जर्मनी, ब्रिटेन से मिले हथियारों को भी निशाना बनाने का ये दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आई है। क्रिमिया में रूस की नई किलेबंदी शुरू हो चुकी है, और यूक्रेन के हमले की आशंका पर रूस की ये तैयारी बड़ी है। 2 हाईवे पर रूस ने नए सैन्य ठिकाने भी बना दिए हैं, और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जिस तरीके से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन के हमले की आशंका की वजह से ही रूस ने अपनी तैयारी को और तेज कर दिया है। हालांकि रूस ने क्रिमिया जंग की तैयारी जो शुरू की है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, जहां 1287 किलोमीटर के मोर्चे पर नए डिफेंसिव पोजीशंस बनाने को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है। और इसके अलावा क्रिमिया प्रायद्वीप पर रूसी सेना की किलाबंदी को लेकर जिस तरीके से पोजीशनिंग हो रही है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। मैक्स की सैटेलाइट इमेज में रूसी तैनाती को लेकर ये बड़े खुलासे हुए हैं, जहां क्रिमिया प्रायद्वीप पर रूसी सेना की किलेबंदी के साथ साथ खबर यह भी है कि नीपर नदी पर बने पुल पर रूसी सेना की तैनाती नजर आ रही है, और क्रिमिया के साथ साथ पूर्वी डोनेट्स्क में रूस अब सेना बढ़ा रही है। हालांकि M17, M17 और M18
हाईवे पर हमले का खतरा यहां सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और यहीं पर रूसी सेना की तैनाती को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रूसी सेना की तैनाती, उसकी पोजीशनिंग को लेकर, जहां आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स के साथ साथ टैंक्स, आर्टिलरी गन और मिलिट्री डिपो के आसपास के इस पूरे एरिया में, जहां M18 हाईवे का भी हमने जिक्र किया, और ये पोजीशनिंग ऐसे वक्त में की जा रही है जहां पर ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब किस स्ट्रैटेजी के साथ रशिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वॉर जोन में रूसी सेना के भीषण हमले की लगातार तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर कैसे रॉकेट दागे, देखिए। MLRS से सेना के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। हालांकि एक और बड़ी खबर है जहां यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट लाइन पर भीषण जंग को लेकर यह खबर है। यूक्रेन ने BM-27 रैगन से यहां हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया। और जंग के बीच रूस की मोबिलाइजेशन को लेकर भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं। इस बारे में अगली बड़ी खबर बताऊं उससे पहले ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां सेना के ठिकानों पर किए गए वॉर की ये तस्वीर, रूसी सेना का ये भीषण हमला हुआ। वहीं यूक्रेन ने भी कई ऐसे टारगेट्स किए हैं जिसमें रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। जंग के बीच रूस की मोबिलाइजेशन को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। दूसरी मोबिलाइजेशन का हालांकि कोई प्लान नहीं है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया मोबिलाइजेशन पर क्रेमलिन अब विचार नहीं कर रहा है। विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस ने जिस तरीके से मोबिलाइजेशन की थी उस पर सबकी नजर थी, लेकिन अब रूस में मोबिलाइजेशन पार्ट 2 को लेकर जो स्पेक्युलेशंस लगाए जा रहे थे, क्या इस बयान के बाद उस पर विराम लगेगा? क्योंकि क्रेमलिन ने अब मोबिलाइजेशन की दूसरी लहर से साफ इनकार कर दिया है। यह बड़ा बयान सामने आया है। अब रूस में मोबिलाइजेशन पार्ट 2 का कोई प्लान नहीं है। दिमित्री पेस्कोव की तरफ से इसको लेकर साफ कर दिया गया। क्रेमलिन फिर से मोबिलाइजेशन के विकल्प पर अब विचार नहीं कर रहा है और रूसी संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सैन्य कॉल ऑफ पेपर के पक्ष को अब हरी झंडी भी दे दी है। हालांकि विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार यूक्रेन जंग के बीच सेना जुटाने का अभियान था, जिसको लेकर अब यह बड़ा दावा किया जा रहा है। शंकर प्रसाद सर, रूस के इस दावे के तहत क्या संकेत अभी तक मिले, और साथ ही मैं आपसे उस बारे में भी जानना चाहूंगी जहां अब नेटो से मिल रहे हथियारों को टारगेट करते हुए अलग अलग जगहों पर पोजिशनिंग कर रहा है रूस, ये घेराव क्या बड़े संकेत दे रहा है? ये आपने 3 खबरें बताई, तीनों का जवाब एक ही शब्द में ये है कि रशिया की तरफ से स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग हो रही है। अब मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन पहले ही अनाउंस कर चुका है कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले, कि वो क्रीमिया पर अटैक करेगा। बड़ी अच्छी खबर दी थी उसने कि हमने अपना पहला प्लान पहले ही बता दिया है, तो उसकी तैयारी रशिया कर ले, और रशिया ने तैयारी उसकी शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन है। दूसरी बात, जहाँ तक कि नेटो हथियारों का डिस्ट्रक्शन है, नेटो का हथियारों का डिस्ट्रक्शन तो कंटिन्यूसली हो ही रहा है। जितना फायर असॉल्ट हो रहा है, जिस तरह से बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल गिराए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तो नेटो के हथियार नष्ट हो गई। अब कितने परसेंट नष्ट हो गए, कितने परसेंट नहीं हुए, तो आपकी खबरें बताती हैं। लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि जिस तरह से हथियार नेटो से आ रहे थे, दिन पे दिन उनकी कमी होती चली जा रही है और उनकी रिप्लेसमेंट में कठिनाई आ रही है, इतने रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी बात ये देखिए कि अगर किसी तरह से, किसी वजह से क्रीमिया की लड़ाई में या ब्लैक सी की लड़ाई में कहीं कोई चीज़ हाथ से बाहर निकल गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो रशिया ने अपने मिसाइल फोर्सेस, ICBM, जिस तरह से आपने पहले बताया, न्यूक्लियर वेपन तक उन्होंने इस तरह स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय कर रखे, जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर नेटो कंट्रीज ने किसी किस्म से और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया तो वो भी उनका शिकार बन सकता है। तो जो 3-4 खबरें आपने दिखाई, उसका एक टोटल खुलासा ये है कि रशिया इस समय एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, अपना डेटरेंस दिखा रहा है। वो चाहता नहीं कि लड़ाई आगे जाए यूक्रेन से बाहर, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी तरीके से दबाव पड़ेगा नेटो नेशंस का, या और किसी तरह से उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये लड़ाई यूक्रेन के बाहर चली जाए। उस समय ये बड़ी खतरनाक हो जाएगी पूरे विश्व के लिए। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स के विध्वंसक प्रहार की अब तस्वीरें आपके सामने होगी, जहां रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन की तरफ से किए गए वार के बाद ये तस्वीरें जारी की गई।
हालांकि कम ऊंचाई से अटैक करते नजर आए हैं यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर। मिसाइल को चकमा देने के लिए फ्लैश का इस्तेमाल किया गया। अब वॉर जोन में यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर का कहर भी आपके सामने होगा। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर कैसे मिसाइलें दागी, देखिए। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, यूक्रेन को 6 गणराज्य से Mi-24 मिले हैं। अब बायो वेपन कंपोनेंट पर रूस के विस्फोटक खुलासे को लेकर अगली बड़ी खबर है। यूक्रेन में बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है अमेरिका। रूसी कमांडर इगोर किरिलोव की तरफ से इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सोन से मिले यूएस के खिलाफ सबूत को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई, जहां 2000 पन्नों पर यूएस बायो वेपन कंपोनेंट का लेखा जोखा भी सामने रखा गया है। अब बायो वेपन कंपोनेंट पर रूस के इस विस्फोटक खुलासे पर चर्चा से पहले जान लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन रूस बॉर्डर के पास बायो वेपन कंपोनेंट अमेरिका बना रहा है। और रूसी कमांडर इगोर किरिलोव ने अब ड्यूमा को यह जानकारी दी है। रूसी फौज को डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सोन में इसके सबूत भी मिले हैं। हालांकि डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सोन से मिले करीब 2000 पन्नों के डॉक्यूमेंटेशन पर के आधार पर ही यह बड़ा दावा किया जा रहा है। यूएस ग्लोबल बायो सुरक्षा की आड़ में रूसी सीमाओं के करीब बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है। और रूसी सेना का कई चश्मदीदों से बात करने के बाद अमेरिका को लेकर अचल सर जिस तरीके से ये बड़े दावे किए गए हैं, ये वही दावे हैं जिस पर अभी तक रशिया को लेकर अमेरिका सवाल उठाता था। और रशिया ने बार बार अमेरिका को ये याद दिलाया है कि वो खुद क्या कर रहा है। देखिए, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आरोप प्रत्यारोप, दावों के ऊपर दावे, ये सब लगातार चलता रहेगा। और आप इसमें आप पॉस्चरिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एसेंस इस समय ये है कि अमेरिका ने ठान रखी है कि उससे रशिया को इस वॉर में डिफीट करना है। और रशिया के लिए ये एक सर्वाइवल का इशू बन जाता है। रशिया इस बात को किसी हालत में भी हजम नहीं करेगा कि उसके सर्वाइवल पे कोई भी आंच आए। आई एम सॉरी टू बट इन सर, उसने वॉर ऑफ सर्वाइवल तो ये यूक्रेन के लिए बना दी। और यूक्रेन अगर क्रेमलिन तक पहुंचने की कोशिश में है, क्या यही वजह नहीं है कि अमेरिका भी इस बात से वाकिफ है कि अगर ऐसा यूक्रेन ने किया तो और विध्वंसक होगा सब कुछ? ना, बिल्कुल। वो देखिए, दोनों साइड से जानते हैं कि बॉटम लाइन क्या है। Exactly. बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि रशिया को डिफीट करना है, लेकिन नेटो की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बिना और रशिया की धरती पे जाके अटैक किए बिना, जो जोन है, वार जोन है, उसका दायरा और घेरा बिना बढ़ाए हुए धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग से रशिया को डिस्ट्रॉय करना है। Exactly. और डिफीट से मतलब ये है कि रशिया को इस पोजीशन पे लाना है कि वो सरेंडर कर दे और छोड़ के वापस चला जाए। जो भी टेरिटरीज उसने यूक्रेन की कैप्चर करी है उन्हें छोड़ दे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में रशिया इस बात पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। बिल्कुल। तो हम एक लंबी लड़ाई को विटनेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, unless wisdom prevails on all the sides। Exactly, और कोई ऐसा सोल्यूशन सामने आए, अभी तक तो नहीं है। रशिया अमेरिकन सीजफायर एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। Exactly. और चाइना ने जो प्रपोजल दिया है 12 पॉइंट प्लान, उसमें हार्डली कोई प्लान है, ज्यादा फिलॉसफी है उसके अंदर। एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन और वॉर ऑफ सर्वाइवल बना हुआ है यूक्रेन के लिए, अब डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जो जारी है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें भी, क्योंकि यूक्रेन के मोटराइज्ड ब्रिगेड का ये जबरदस्त वार सामने आया है, जहां जैवलिन हमले में रूस के आर्म्ड व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए यूक्रेनी सैनिक किस तरीके से रात में ट्रेनिंग लेते नजर आए हैं। लेजर एंगेजमेंट सिस्टम के साथ ट्रेनिंग को लेकर यह अगली बड़ी खबर है। राइफल में लगे ये लेजर टारगेट बताते हैं। लेजर टारगेट के जिंदा और मरे हुए की जानकारी देते हैं।
अब लीक अमेरिकी दस्तावेज में रूसी रणनीति को लेकर खुलासे को लेकर भी बड़ी खबर है। नेटो के हथियारों के खिलाफ रूस ने यह रणनीति बनाई और यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तारीख पहले से ही तय थी। अब रूस की मिलिट्री रक्षा मंत्रालय तक अमेरिकी जासूसों की पहुंच का यह दावा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी दस्तावेज में रूसी प्लान के खुलासे को लेकर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्योंकि यूक्रेन को नेटो से मिले हथियारों के लिए रूस ने क्या यह अलग रणनीति बनाई थी, इसको लेकर स्पेक्युलेशंस तो थे, लेकिन यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री टारगेट, वेपन डिपो पर हमले के लिए तारीख भी तय की जा चुकी थी और पूर्वी यूक्रेन में रूस की सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही है। अब रूस की मिलिट्री बॉडी, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस, यहां तक कि वागनर ग्रुप तक अमेरिकी जासूसों की पहुंच थी। अब रूस के अब तक 2,23,000 सैनिक भी मारे गए हैं और इस साल अब तक 43,000 रूसी सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। विनोद सर, इन दावों के बीच मैं एक बार फिर से वही सवाल करना चाह रही हूं आपसे, इस वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन और वॉर ऑफ सर्वाइवल जो यूक्रेन के लिए बन गया है, क्या वो वाकई अपनी रीएस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में ज़ेलेंस्की सोच रहे हैं? क्योंकि आज तो उन्होंने एक बार फिर से भारत की तरफ भी रुख किया है। हाँ, देखिए, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और वो केवल एक जिसे कहते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है। अगर वेस्ट की तरफ से उसे सामरिक तौर पे अगर उसको एड न मिले या उसको जो इमदाद न मिले तो यूक्रेन इस युद्ध में खड़ा भी नहीं हो सकता। जीतने का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रही बात डोनेट्स और इस क्रीमिया के ऊपर उसको युद्ध थोपने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग है यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन एक तरफ देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन एड मांग रहा है। करीब 45 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। कई कस्बों में, गांव में कुल चंद 1,000 लोग बचे हुए हैं। उसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसकी आर्मी का बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, आप देखिए वहां जो थॉइंग शुरू होगी स्नो की, उसके बाद जो उसके पास इतनी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है कि वो रशियन आर्मी का ऑनस्लॉट कर चुके। दूसरी चीज आपने खुद बताया था कि अब रशिया ने जो स्ट्रेटेजी रखी है वो यूक्रेन के जो टारगेट्स है उनको लॉन्ग रेंज डिलीवरी वेपन से एंगेज करेगा। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं करेगा। तो उसके पास अब कोई विकल्प बचता नहीं है यूक्रेन के पास के वो वेस्ट से मदद मांगे। वेस्ट में भी आप देखिए दरारें होती जा रही हैं। आप ये देखिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें भी मतभेद हो गया है कि कब तक के एड देंगे, क्योंकि वो खुद उनके यहाँ काफी मुफलिसी का दौर चल रहा है। अमेरिकी रैप्टर F-22 ने अब रूस की टेंशन बढ़ा दी है। पोलैंड में अमेरिका ने तैनात किया है रैप्टर F-22। ब्लैक सी में MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने के बाद यह फैसला हुआ है। हालांकि पोलैंड में F-22 की तैनाती से नेटो की सुरक्षा भी बढ़ी है। अब रूसी बॉर्डर पर अमेरिकी रैप्टर F-22 को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यूएस एयरफोर्स ने रूसी बॉर्डर के नजदीक इसकी तैनाती को लेकर जो फैसला लिया है वो क्या बड़े संकेत दे रहा है। अब रैप्टर F-22 तैनात कर दिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जहां ब्लैक सी में MQ-9 रीपर ड्रोन को Su-27 से मार गिराने के बाद अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि नेटो की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पोलैंड में F-22 रैप्टर्स की तैनाती को लेकर जो बड़ी खबर है, पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियुsz ब्लावित्स्की ने भी इसकी जानकारी साझा की है। F-22 एयरफोर्स की मदद के लिए पोलैंड में तैनात को लेकर यह बड़ा फैसला और F-22 की तैनाती से नेटो के ईस्ट हिस्से की सुरक्षा बढ़ने की बात कही जा रही है। फ्रंट लाइन पर जाने से पहले यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर बड़ा दावा किया गया। रूसी टैंकों का मुकाबला करने के लिए यह ट्रेनिंग की गई है। अब ट्रेंच में छिपकर टैंकों पर कैसे हमला किया गया देखिए। पश्चिम की तरफ से, नेटो की तरफ से मिल रहे हथियारों को लेकर जिस तरीके से ट्रेनिंग की जा रही थी, उसी के साथ साथ और ट्रेनिंग के वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, जहां ट्रेंच में छिपकर आपने देखा किस तरीके से रूसी टैंक पर वार का दावा किया गया। अब रूस के खिलाफ सुपर एक्टिव है नेटो देश। अगली बड़ी खबर, जहां चिसिनाउ के साथ मोल्डोवा के विध्वंसक सैन्य ड्रिल को लेकर यह खबर आई है। मोल्डोवा का रूस को सैन्य अभ्यास का से यह बड़ा मैसेज है। किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए मोल्डोवा भी तैयार है। 7 दशक बाद रूस विक्ट्री डे पर नहीं दिख सकती परेड। अगली बड़ी खबर, परेड रद्द किए जाने के पीछे टैंक की भारी कमी। एक रिपोर्ट के जरिए यह बड़ा दावा किया गया है। 2 रूसी गवर्नर ने परेड रद्द के पीछे हालांकि सुरक्षा का हवाला दिया है, लेकिन इस बीच
रूस की विक्ट्री डे परेड पर बने सस्पेंस को लेकर कई सवाल और कई स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। और रूस के विक्ट्री डे परेड पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि दशकों बाद रूस इस बार 9 मई को विक्ट्री डे परेड नहीं मना सकता है। और परेड रद्द होने के पीछे रूस के पास टैंक की भारी कमी बताई जा रही है। हालांकि विक्ट्री डे पर सबसे बड़ा आयोजन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होता था और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परेड रद्द किए जाने से हालांकि मना कर दिया है। अभी सुरक्षा कारणों से रूसी गवर्नर अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर फैसला लेंगे। क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया कुर्स्क और बेगोरोद में यूक्रेनी हमले की वजह से कार्यक्रम रद्द हो सकता है, यह कहा जा रहा है। रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे के दिन रूस अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो इस साल बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा सकती है। म्यांमार की सेना ने नागरिकों पर बम बरसाए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, कैसे हवाई हमले में 100 से ज्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। जान गंवाने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नागरिक एकजुट हुए थे, लेकिन इस बीच हमला कर दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। हमले की रिपोर्ट हालांकि काफी परेशान करने वाली है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी कहा गया है। इस पूरे हमले के बारे में भी एक एक डिटेल आपके सामने। क्यों कहा जा रहा है कि नरसंहार से फिर दहला म्यांमार, जहां सांगिंग प्रांत में आम लोगों पर म्यांमार में यह वार किया गया है। 20 मिनट तक म्यांमार के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं और इसकी चपेट में 100 से ज्यादा लोग आ गए। 100 लोगों की मौत की खबर। हमले के वक्त हालांकि 300 से ज्यादा नागरिक यहां पर मौजूद बताए जा रहे थे।